नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और बिट्टू झा के द्वारा जो बायोलॉजी का ग्रंथ है उसका हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे, आपको याद करवाने का काम करेंगे। तो आप इसको पूरा देखें, इसका पूरा वीडियो हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है कोशिका विज्ञान, सेल का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, सही बात है। कोशिका के अभाव में सजीव के निर्माण संभव नहीं है, ये भी सही बात है। जो आपको याद है उसको हम एक ही बार बोलेंगे, ठीक है। दोनों का दोनों सही है। चलिए, कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? तो कोशिका झिल्ली को भी, कोशिका द्रव को भी, कोशिका द्रव एवं उसमें स्थित कोशिकांग को भी, ठीक है। तो कहता है कि कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? तो कोशिका झिल्ली को भी, कोशिका द्रव को भी, कोशिका द्रव की कोशिकांग को भी, ठीक है। आगे चलिए। तीसरा है, साइटोसोम के अंतर्गत कौन एक शामिल नहीं है? तो साइटोसोम में कौन शामिल नहीं होता है? तो केंद्रक शामिल नहीं होता है। साइटोसोम में कौन शामिल नहीं होगा? केंद्रक शामिल नहीं होगा। साइटोसोम में कौन शामिल नहीं होगा? केंद्रक। अगला देखेंगे, चौथा। कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचना जिसमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसको ऑर्गेनोइड्स कहते हैं। कोशिका में स्थित जीवित रचना जिसमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसको ऑर्गेनाइड्स कहा जाता है, ठीक है। पांचवा है, निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय संरचना ऑर्गेनाइड्स नहीं है? तो रसधानी जो है वो आपका ऑर्गेनाइड्स नहीं है, ठीक है। रसधानी दोस्तों ऑर्गेनाइड्स नहीं है, रसधानी ऑर्गेनाइड्स नहीं है, ठीक है। अब कहता है कि कौन सा सही नहीं है छठा नंबर में? तो ये है कि कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होता है, एकदम सही है। कोशिका का आकार और आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होता है, एकदम सही है। बी नंबर देखेंगे। बी नंबर करता है कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है, ये भी सही है। अच्छा, सी कहता है कि अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ये गलत है, ठीक है। अच्छा, कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है, ये सही है, ठीक है। तो ये आप तो जान रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं उसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। तरल मोज़ेक मॉडल के संबंध में विचार करना है और सही बात बताना है, कौन सही है, ठीक है। तरल मोज़ेक मॉडल के बारे में बताना है। कहता है कि तरल मोज़ेक मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है, एकदम सही है। कहता है कि तरल मोज़ेक मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है, सही है। अच्छा, तरल मोज़ेक मॉडल को 1972 में सिंगल और निकलसन ने प्रस्तुत किया था, ये भी सही है। 1972 में सिंगल और निकलसन ने प्रस्तुत किया, ये भी सही है। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में दो फॉस्फोलिपिड अणुओं की परतों के बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है, ये बात भी सही है। 3 नंबर एक और देख लेते हैं तरल मोज़ेक मॉडल के बारे में कि इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में दो फॉस्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच बीच में दो गोलाकार प्रोटीन रहता है, ये बात सही है। 8 नंबर को देखेंगे। कहता है कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सिलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करता है? वो हो जाएगा कोशिका झिल्ली। कहता है कि कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सिलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करता है? कोशिका झिल्ली, ठीक है। अच्छा, परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है? तो हो जाएगा दोस्तों कोशिका केंद्र, कोशिका झिल्ली के द्वारा। एक बार फिर से देखिएगा, परासरण की क्रिया किसके द्वारा होता है? कोशिका झिल्ली के द्वारा। परासरण की क्रिया कोशिका झिल्ली के द्वारा, परासरण की क्रिया कोशिका झिल्ली के द्वारा। आगे देखिएगा, कहते हैं कौन सही नहीं है, मैंने कौन गलत है। तो कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सही नहीं है? राइबोसोम दोस्तों दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट में होता है और इसका दो सब यूनिट है, 70S और 30S और 50S। तो राइबोसोम में दो प्रकार का होता है, 70S तथा 80S। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट 70S जो राइबोसोम है दोस्तों प्रोकैरियोट में होता है तथा इसका दो सब यूनिट है, 30S और 50S, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, 10 कहीं और है आगे। इसमें कहता है
कि 80S राइबोसोम जो होता है वो यूकैरियोट में होता है। जो 80S है वो यूकैरियोट में होगा। इसका भी दो गो सब यूनिट है, 40S और 60S। तो 80S राइबोसोम किस में होता है? यूकैरियोट में होता है। और इसका दो गो सब यूनिट है, 40S और 60S। दोस्तों राइबोसोम जो बना होता है ना, प्रोटीन और कह रहा है कि लिपिड का, जो कि गलत है। राइबोसोम दोस्तों प्रोटीन और लिपिड का नहीं, प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। तो राइबोसोम किसका बना होता है? प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। ठीक है, आगे चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन में कार्य करती है? तो मिसोसोम हो जाएगा। कहता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा दिखने वाला कौन सा रचना है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन में कार्य करता है? वो हो जाएगा दोस्तों मिसोसोम। अगला है 12 नंबर की, कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण में सक्रिय स्थल कौन है? गोल्जी का है। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? गोल्जी का है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहते हैं निम्नलिखित में कौन सी संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवंशिक पदार्थों का ले जाने का पथ है? तो अंतर्द्रव जालिका, अंतर्द्रव जालिका। कहता है कि कौन सी कोशिका संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का काम करता है? कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करता है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवंशिक पदार्थ को ले जाने आने का काम करता है। वो हो जाएगा अंतर्द्रव जालिका। अगला कहता है दोस्तों, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला। कहता है चिकनी अंतर्द्रव जालिका इसमें जो ना दोनों का दोनों गलते हैं। ठीक है, तो सही कैसे होगा? देखिए, जो चिकनी अंतर्द्रव जालिका है ना, वो लिपिड तथा एस्टेरॉयड के संश्लेषण में सहायता होता है। जो चिकनी अंतर्द्रव जालिका है वह लिपिड तथा एस्टेरॉयड के संश्लेषण में सहायता होता है। ठीक है, तो चिकनी अंतर्द्रव जालिका किस में सहायक है? लिपिड तथा एस्टेरॉयड के संश्लेषण में सहायक होता है। लेकिन जो खुरदुरी अंतर्द्रव जालिका है दोस्तों, वो प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रवण में भाग लेता है। जो खुरदुरी अंतर्द्रव जालिका है वो प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रवण में भाग लेता है। ठीक है, उसको ध्यान देंगे। अगला चलिए 15 नंबर, कोशिका का अचल संपत्ति कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल को। कोशिका का अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहते हैं। कोशिका का अचल संपत्ति दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल को कहते हैं। कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। एकदम सही है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहते हैं, ये भी सही है। गोल्जी काय को कोशिका के अणु का ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं, ये भी सही है। तो कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में, एक नंबर कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा अंगक है। जो कोशिका में सबसे बड़ा अंगक माइटोकॉन्ड्रिया है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है और गोल्जी काय को कोशिका के अणु का ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं। 17 नंबर है, कौन सही कह रहा है? तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, एकदम सही है। और जीन को आनुवांशिक इकाई कहते हैं, ये भी सही है। तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है और जीन दोस्तों आनुवांशिक इकाई है। ठीक है, जीन आनुवांशिक इकाई है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी काय द्वारा नहीं किया जाता है? देखिए, अंतः कोशिकीय पाचन नहीं किया जाता है, लेकिन वो पैकेजिंग करेगा, स्टोरेज करेगा और सेक्रेशन भी करेगा। चलिए, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया सही है। सबसे बड़ा अंगक लवक सही है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, ये भी सही है। पैलेट कण दोस्तों एस्फिसोसोम होता है, लेकिन ये गलत था। इसका सही होगा राइबोसोम। तो पैलेट कण राइबोसोम को कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे बड़ा अंगक लवक, सबसे बड़ा अंगक लवक, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम और पैलेट कण दोस्तों राइबोसोम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में कौन सा अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है? जो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, हरित लवक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है और माइटोकॉन्ड्रिया ये भी अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। तो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों का दोनों
अर्धस्वायत्त कोशिकांग है। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों का दोनों अर्धस्वायत्त कोशिकांग है। ठीक है। कहता है 21 नंबर के प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंग का अभाव रहता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें किस अंग का अभाव रहता है। दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना उसमें गोल्जी क्या नहीं रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं रहता है, अंतर्द्रव जालिका भी नहीं रहता है और हरित लवक भी नहीं रहता है। तो प्रोकैरियोटिक में आपने देखा कि गोल्जी क्या नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, अंतर्द्रव जालिका नहीं है, हरित लवक नहीं है, लेकिन दोस्तों डीएनए रहता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें डीएनए रहता है। ठीक है, आगे चलिए। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। तो यह हो जाएगा, देखिए लवक पादप कोशिका में, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में, बड़ी रिक्तियां भी पादप कोशिका में। ठीक है, ये आप जानते हैं लवक, कोशिका भित्ति और बड़ी रिक्तियां, ये सब पादप कोशिका में ही पाया जाता है। 27 नंबर है, कौन सी रचना जंतु कोशिका में है परंतु पौधा में नहीं। तो सेंट्रोसोम केवल जंतु में पाया जाता है। सेंट्रोसोम केवल जंतु में पाया जाता है। सेंट्रोसोम केवल जंतु में पाया जाता है। ठीक है, अगला है 24 नंबर। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, स्लाइडेन तथा स्वान ने। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, स्लाइडेन स्वान ने। अच्छा, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है, केंद्रक। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता का मतलब मुख्य भूमिका निभाता है, कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका दोस्तों केंद्रक निभाता है। 26 नंबर को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को लाइबोसोम, अच्छा निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है। तो गोल्जी काय से, गोल्जी काय से लाइसोसोम बनता है। गोल्जी काय से लाइसोसोम बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित रूप से इसके स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों। ठीक है, 28 नंबर देखेंगे। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, ठीक है, एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक कहलाता है। एकदम सही है, ऊपर आप देखे हैं। अच्छा, वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा रहता है उसको यूकैरियोटिक कहते हैं। ये भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को अपने परिस्थिति के अनुसार बदलता है। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन सा कोशिका अंगक परिस्थिति के अनुसार अपना आकृति बदल लेता है। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी, यानी सबसे बड़ी जो तंत्रिका, सबसे बड़ी कोशिका वो तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, आगे देखिए। कहता है कि प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत साइटोसोम और केंद्रक आता है। प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत साइटोसोम और केंद्रक आता है। प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत साइटोसोम और केंद्रक आता है। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है कोशिका विभाजन में। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है कोशिका विभाजन में। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है कोशिका विभाजन में। ठीक है, 33 नंबर देखेंगे। कोशिका यांत्रिक सहायता का पाता है। कोशिका यांत्रिक सहायता किससे पाता है, अंतर्द्रव जालिका से। कोशिका यांत्रिक सहायता किससे पाता है, अंतर्द्रव जालिका से। अच्छा, 70S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोट में, 70S प्रोकैरियोट में और 80S यूकैरियोट में। ठीक है, चलिए तो आप देख ही रहे। अगला देखेंगे। रंगीन लवक को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। ग्रैनम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। ग्रैनम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। ग्रैनम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है लिपोप्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है लिपोप्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है लिपोप्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है दोस्तों लिपोप्रोटीन। ठीक है, अगला है प्रोटीन के संश्लेषण से संबंधित है राइबोसोम। प्रोटीन के संश्लेषण से संबंधित राइबोसोम।
प्रोटीन के संश्लेषण से संबंधित है राइबोसोम, ठीक है, प्रोटीन के संश्लेषण से संबंधित है राइबोसोम। अच्छा, क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहते हैं टीलोमियर। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहते हैं टीलोमियर। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को टीलोमेयर कहते हैं। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को टीलोमेयर। केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है बैक्टीरिया में। केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है बैक्टीरिया में। केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है बैक्टीरिया में। कहता है अंतर्द्रव जालिका केंद्र है प्रोटीन संश्लेषण का। अंतर अंतर्द्रव जालिका केंद्र है प्रोटीन संश्लेषण का। अंतर्द्रव जालिका केंद्र है प्रोटीन संश्लेषण का, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित किसकी उपस्थिति में पादप कोशिका जंतु कोशिका से अलग है सेंट्रियोल के कारण। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में पादप कोशिका जंतु कोशिका से अलग होता है, वो सेंट्रियोल की उपस्थिति से। लाइसोसोम में जमा रहता है पाचक एंजाइम। लाइसोसोम में जमा रहता है पाचक एंजाइम। लाइसोसोम में दोस्तों जमा रहता है पाचक एंजाइम, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है लिपोप्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है लिपोप्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना रहता है लिपोप्रोटीन से। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है एटीपी के निर्माण से। माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है एटीपी निर्माण से। माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है एटीपी निर्माण से। अच्छा, पॉलीसोम क्या है? तो पॉलीसोम जो है दोस्तों वो राइबोसोम और एमआरएनए का संयोग है। राइबोसोम प्लस एमआरएनए। पॉलीसोम क्या है? राइबोसोम प्लस एमआरएनए। दोस्तों पॉलीसोम क्या है? राइबोसोम प्लस एमआरएनए, ठीक है। अगला है जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया है। अच्छा, तरल मोज़ेक मॉडल मत प्रस्तुत किया था सिंगर और निकलसन ने 1972 में। तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया सिंगर और निकलसन 1972 में। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये भी याद रखिए कि डीएनए की खोज फ्रेडरिक मीसर ने किया था। डीएनए की खोज दोस्तों फ्रेडरिक मीसर ने किया था, ठीक है। तो डीएनए की खोज किसने किया? फ्रेडरिक मीसर ने। अगला कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, ठीक है। अगला है अवर्णी लवक का मुख्य कार्य है दोस्तों खाद्य पदार्थों का संचयन करना। अवर्णी लवक का मुख्य कार्य है खाद्य पदार्थों का संचयन करना। अवर्णी लवक का मुख्य कार्य है खाद्य पदार्थों का संचयन करना। अगला है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे क्या देखे थे हम लोग। अवर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या है? खाद्य पदार्थों का संचयन करना, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग को खोजा था? तो वह खोजा था जीव द्रव को, रंगहीन। कहता है पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग को खोजा था? तो वह जीव द्रव को खोजा था पुरकिंजे ने, ठीक है। और केंद्रक को दोस्तों खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। तो पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग को खोजा था? जीव द्रव को, जो कि रंगहीन है। और केंद्रक को खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। जीव द्रव सम्मिलित रूप से बनता है कोशिका द्रव और केंद्रक से। जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है कोशिका द्रव और केंद्रक से। जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है कोशिका द्रव और केंद्रक से। कोशिका झिल्ली बना होता है लिपिड और प्रोटीन दोनों से। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बनता है। कोशिका झिल्ली लिपिड प्रोटीन से। जब पौधा की कोशिकाओं की संरचना दृढ़ माने पौधा की कोशिका को मजबूती प्रदान करता है सेल्यूलोज, ठीक है। दृढ़ता प्रदान करता है सेल वॉल, ठीक है, जिसको सेल्यूलोज, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं यूकैरियोट में। झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं यूकैरियोट में। झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं यूकैरियोट में। किस प्रकार की झिल्ली नहीं होती है? किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है वायरस में। किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है वायरस में। किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है वायरस में। अच्छा, ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहता है राइबोसोम।
ई आर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहता है राइबोसोम। ई आर की बाहरी झिल्ली पर उपस्थित रहता है राइबोसोम। ठीक है। 58 नंबर देखेंगे, वसा और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेता है चिकनी ई आर। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेगा चिकनी ई आर। वसा और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेगा चिकनी ई आर। राइबोसोम बना होता है आरएनए और प्रोटीन का। राइबोसोम बना होता है आरएनए और प्रोटीन का। राइबोसोम बना होता है आरएनए और प्रोटीन का। ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गोल्जी उपकरण नहीं पाया जाता है। देखिए, प्रोकैरियोट में गोल्जी नहीं होगा, लाल रुधिर कणिका में भी नहीं होगा गोल्जी, और नीलहरी शैवाल में भी गोल्जी नहीं रहता है। तो प्रोकैरियोट में भी गोल्जी गोल्जी नहीं रहेगा, और आरबीसी में भी गोल्जी नहीं पाया जाता है, और नीलहरी शैवाल में भी आपका गोल्जी नहीं पाया जाता है। समानांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना गोल्जी उपकरण है। समानांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना गोल्जी उपकरण है। समानांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना गोल्जी उपकरण है। निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचय, रूपांतरण और पैकिंग कोशिका के अंदर बाहर भेजता है? तो गोल्जी उपकरण भेजता है। ये आप ऊपर पढ़े हैं। चलिए, लाइबोसोम को सबसे पहले किसने देखा? लाइसोसोम को। दोस्तों, लाइसोसोम को सबसे पहले किसने देखा? क्रिश्चियन डी डवे ने। लाइसोसोम को सबसे पहले किसने देखा? क्रिश्चियन डी डवे ने। लाइसोसोम को सबसे पहले किसने देखा? क्रिश्चियन डी डवे ने। अच्छा, जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग लाइसोसोम। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग दोस्तों हो जाएगा वायरस, और जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग लाइसोसोम हो जाएगा। ठीक है। चलिए 65 नंबर, क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है? तो क्रिस्टी पाया जाता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। क्रिस्टी पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहता है माइटोकॉन्ड्रिया गुहा और मैट्रिक्स में। तो श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहता है माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहता है माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में। रंगहीन और श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। कहता है कि रंगहीन और श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। रंगहीन और श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। 68 नंबर को देखिए, क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाला तरल गुहा को क्या कहते हैं? उसको स्ट्रोमा कहते हैं। कहता है क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाया जाने वाला तरल युक्त गुहा को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्ट्रोमा। कहता है कि क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाला तरल युक्त गुहा को दोस्तों स्ट्रोमा कहते हैं। अगला है 69 नंबर क्वेश्चन, कोशिका कला वर्णात्मकतः पारगम्य होता है क्योंकि? क्योंकि कहता है कि कोशिका कला वर्णात्मक वर्णात्मक वर्णात्मकतः पारगम्य होता है क्योंकि यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक देता है। कहता है कि कोशिका कला वर्णात्मकतः पारगम्य होता है क्योंकि, क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में होने देता है, जबकि अन्य अणुओं को रोक देता है। जो जरूरत का है उसको होने देता है, जो नहीं है वो उसको रोक देता है। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। न्यू कहता है कि न्यूक्लियम के बाहर, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के बाहर अगर डीएनए को हम खोजे तो कहाँ खोजेंगे? तो खोजेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया में। तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधा की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है? कैल्शियम। निम्नलिखित पोषकों में कौन सा एक पौधा की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो वो कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कोशिका अंगक में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो देखिए, कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली दोनों का दोनों अर्धपारगम्य होता है। कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली दोनों अर्धपारगम्य है। कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली दोनों का दोनों अर्धपारगम्य है।
कोशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है? तो देखिए, कोशिका के ये कहता है कि कोशिका के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, सही है। कुछ कोशिका के आकार बदलते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपना क्षमता होती है, ये भी सही है। अब कहता है कि सभी देह ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाती है, ये दोस्तों गलत है, ऐसा नहीं है। 74 नंबर कोशिका देखेंगे। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। अच्छा, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में है, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कोशिका का जीवन कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे बना होता है? कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांश। कहता है कि कोशिका का जो जीवित अंश है वो जीव द्रव कहलाता है। कोशिका का जो जीवित अंश है वो जीव द्रव कहलाता है। वो किसका बना होता है? तो कोशिका द्रव का, केंद्रक द्रव का और अन्य कोशिकांग का, ठीक है। सर्वाधिक संख्या में 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं ओफियोग्लोसस में। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं ओफियोग्लोसस में। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं ओफियोग्लासस में। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वास्तविक केंद्रक किसमें उपस्थित होता है? जीवाणु में। वास्तविक केंद्रक जीवाणु में होता है। वास्तविक केंद्रक जीवाणु में होता है। हरा शैवाल में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, कवक में भी नहीं होता है और लाइकेन में भी दोस्तों वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। तो ध्यान देंगे, कहता है कि वास्तविक केंद्रक किसमें उपस्थित होता है? जीवाणु में, ठीक है। वास्तविक केंद्रक किसमें रहता है? जीवाणु में रहता है, इसको ध्यान देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? नॉल तथा रस्का ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज दोस्तों नॉल तथा रस्का ने किया था। आइए 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अंतःप्रद्रव्य जालिका ईआर की खोज किया था पोर्टर ने। ईआर की खोज दोस्तों पोर्टर ने किया था। ईआर की खोज पोर्टर ने किया था, इसको ध्यान देंगे। अब कहता है कि गुणसूत्र शब्द किसने प्रदान किया था? तो वाल्डेयर ने। गुणसूत्र शब्द दिया था वाल्डेयर, ठीक है। गुणसूत्र वाल्डेयर दिया था। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है कोशिका झिल्ली। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है कोशिका झिल्ली। कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है कोशिका झिल्ली। कहता है कि कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और नियमित नालिकाओं का घना जाल कहलाता है अंतःप्रद्रव्य जालिका। हो गया। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग केवल पादप में ही पाया जाता है? कोशिका भित्ति केवल पादप में, लवक केवल पादप में और रिक्तियां केवल पादप में। कोशिका भित्ति दोस्तों केवल पादप में, लवक भी पादप में और रिक्तियां भी केवल पादप में पाया जाता है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल माइटोकॉन्ड्रिया। अवर्णी लवक पाए जाते हैं जड़ों की कोशिका में। अवर्णी लवक दोस्तों जड़ की कोशिका में पाया जाता है। अवर्णी लवक जड़ों की कोशिका में पाया जाता है। 88 नंबर को देखेंगे। कहते हैं फूल और बीजों के विभिन्न रंग आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। ये तो आप जानते हैं। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। जो जानते हैं उसको ज्यादा टाइम नहीं देंगे। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है वह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। कहता है कि लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम वह जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण दोस्तों वो कोशिका भित्ति कहलाता है।
अच्छा, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? यह राइबोसोम में होता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। कोशिका कहता है दोस्तों कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो वह हो जाएगा आपका प्लास्टिड, पादप में होता है। सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड होता है, जो कि पादप में होता है। ठीक है। कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा तो कोशिका में कौन सा काम नहीं होगा? तो होगा क्या? भोजन का ऑक्सीकरण बंद हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे 97 नंबर। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। यदि कोशिका में राइबोसोम उपस्थित रहेगा तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका में दोस्तों राइबोसोम की उपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण का काम। कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? सेंट्रियोल। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? सेंट्रियोल, जो एनिमल में होता है। ठीक है। अगला देखेंगे। सेल नाम किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था? रॉबर्ट हुक ने। सेल नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। और आरबीसी दिया था ल्यूवेन हुक। केंद्रक का खोज ब्राउन ने किया है। आरबीसी का खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था। कहता है कि न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले किसने किया था? ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले किसने किया था? ब्राउन ने। दोस्तों इसका एक और पार्ट 2 आएगा जिसमें सेल चैप्टर समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।